शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग अपने कक्षा 12वीं के एक चैप्टर जिसका नाम है क्या, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, फूड प्रोडक्शन एंड इट्स इन्हांसमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को मेनली पढ़ना है पशुपालन के बारे में और पादप संवर्धन के बारे में कि किस प्रकार से पशुओं का उपयोग, ध्यान समझना, किस प्रकार से पशुओं का उपयोग हम लोग अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने में करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में करते हैं। ठीक है, और उनका देखभाल किस तरीके से किया जाता है, यानी कि जैसे मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे डेयरी फार्म हो, चाहे आपका क्या बोलना चाहिए मत्स्य पालन हो, चाहे आपका मधुमक्खी पालन हो, यानी कि जितने भी हमारे आर्थिक महत्व के जंतु हैं उनका किस तरीके से पालन किया जाता है, वो ऐसे कौन कौन से ब्रीड हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेन हैं जिनका हम लोग पालन करके अधिक से अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पादप का संवर्धन किया जाता है, उत्तक संवर्धन किस तरीके से किया जाता है, टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो चैप्टर है मेनली कितने पार्ट में डिवाइड है आपका, 2 पार्ट में। एक तो पहले तो पढ़ेंगे हम लोग फूड जिनसे जो जानवरों से प्राप्त होता है, तो उन सभी जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। फिर दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में। क्लियर है? तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे पहले लेक्चर में आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेयरी फार्म क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या है या पशुपालन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो गायों को रखने के लिए जो डेयरी फार्म बनाया जाता है या भैंस को रखने के लिए जो डेयरी फार्म बनाया जाता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका गाय है उसका कौन कौन सा नस्ल है, ठीक है, कौन कौन सा ब्रीड है। और उसके बाद सबसे लास्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके नस्ल के बारे में, भैंसों के नस्ल के बारे में। प्रमुख नस्ल के बारे में पढ़ना है, पर ऐसे तो नस्ल बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है कौन कौन सा प्रमुख नस्ल है जो भारत में, ठीक है, और जिनका उपयोग हम लोग के रूप में कर रहे हैं, आपका ग्रेडिंग अप के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पशुओं के नस्ल के सुधार के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है शुरुआत हो रहा है आपका क्या, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सबसे पहला क्या बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है इस चैप्टर में, एनिमल हस्बेंड्री। हस्बैंड का मीनिंग यहाँ पास क्या है, ध्यान दो इधर। हस्बैंड का मीनिंग यहाँ पास ये है कि जो उसका केयर टेक करे, ठीक है, टेक केयर करने वाला। ध्यान से समझना, यहाँ पास पशुपालन, ठीक है, पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पशुओं का देखभाल, ठीक है, पशुओं का उचित देखभाल करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले जितने भी उत्पाद हैं उनके बारे में पूरी तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जिसमें हम लोग पालतू जो जानवर हैं, ठीक है, पालतू जानवरों का हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पालतू जानवर का देखभाल करते हैं। क्या करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, ठीक है, और उनसे क्या प्राप्त करते हैं, उत्पाद प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो इन सभी का जब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर रूप से अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। किसी कोई दिक्कत है इतने में, आगे बढ़े। अब ध्यान से समझना, ये जो पशुपालन है हम लोग मेनली पशुपालन करते क्यों हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि पशुपालन करते क्यों हैं। तो पशुपालन का ध्यान समझना, भारतीय अर्थव्यवस्था में, कृषि में, उद्योग में क्या उपयोग है। सबसे पहले उसका महत्व देखो, ठीक है, पशुपालन का आपका क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व तो है कृषि में। आज भी जो ग्रामीण इलाका है वहाँ ट्रैक्टर वगैरह तो नहीं है, पशुओं के द्वारा ही क्या होता है, खेतों का जुताई होता है। समझ आ रहा है कि नहीं, नांगर चलता है जी, बियासी होता है, ठीक है, बीड़ा लाने का काम करते हो। एकदम जो गांव वाला फील है तुम लोगों को पता होगा। मिंजाई भी किससे होता है, बेलन से होता है। तो कृषि में सबसे पहला उपयोग तो पशुपालन का कहाँ है, आपका कृषि में। दूसरा कहाँ है, पौष्टिक आहार की प्राप्ति में है। आपको दूध मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, मांस मिल रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है, आपका प्रोटीन है, वसा है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो पौष्टिक आहार की प्राप्ति में भी आपका किसका उपयोग है, आपका पशुपालन का। उसके बाद देखो, खाद प्राप्ति में भी आपका उपयोग है। खेती बाड़ी कर रहे हो तो जो पशुओं का गोबर रहता है, ठीक है, उससे हमको क्या मिलता है, खाद मिलता है। एक तो गोबर खाद मिल सकता है और दूसरा होता है आपका जीवांश खाद। मतलब कोई जीव है वो खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद जब उसको हम लोग क्या करेंगे, दफनाएंगे, तो उससे जो खाद मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीवांश खाद। क्या बोलेंगे, जीवांश खाद। तो किसमें उपयोग है, पशुपालन का, खाद्य प्राप्ति हेतु भी आपका उपयोग है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, रोजगार प्राप्ति का भी साधन है जी। अब तुम बहुत बड़ा डेयरी फार्म खोले तो वहाँ वर्कर्स का जरूरत पड़ेगा, तो रोजगार लोगों को मिल रहा है। समझ आ रही है कि नहीं। तो रोजगार प्राप्ति में भी आपका किसका है कहानी, आपका पशुपालन का। उसके साथ साथ यातायात में, आज भी रेगिस्तान में जाओ ऊँट चलता है, ठीक है, कई जगह घोड़ा का है, खच्चर, वैष्णो देवी जाओगे तो खच्चर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, पहाड़ चढ़ाई करने में, केदारनाथ में कर रहे हैं।
यानी कि यातायात में भी अभी भी, और ग्रामीण इलाकों में बताया ना बैलगाड़ी, पहले का जमाना तो पूरी तरीके से किसके ऊपर निर्भर था, बैलगाड़ी के ऊपर था। तो यातायात में भी आपका कौन का सहायता कर रहा है, आपका पशुपालन। क्लियर है? तो ऐसे 4-5 पॉइंट लिख सकते हो आप पशुपालन का महत्व। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब पशुपालन का प्रॉपर अध्ययन करना क्यों ज़्यादा जरूरी है, हमको क्यों ज़्यादा जरूरी है? देखो, पूरे विश्व में ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? पहले तो चीन है, दूसरा नंबर में कौन है? भारत है। चीन और भारत, विश्व में जितना भी पशु पाया जाता है, विश्व में जितना भी पशु पाया जाता है उसका 70% हिस्सा कहाँ का है? आपका भारत और चीन का। क्लियर है? लेकिन इन पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होता है, अब वो चाहे उत्पाद क्या हो, आपका दूध हो चाहे मांस हो, वो केवल और केवल कितना परसेंट मिलता है? 20%। केवल कितना मिलता है? 20%। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, पशुओं का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो इस कारण हम लोग को प्रॉपर तरीके से अध्ययन करना जरूरी है, सिस्टमेटिक तरीके से पशुपालन करना क्या है? जरूरी है। अब उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पशुओं का यानी कि हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, उनका कौन कौन सा ब्रीड होता है, किस तरीके से उनका नस्ल में सुधार कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अच्छा, उससे पहले आप लोग को कुछ कुछ चीज़ जानना है। जितने भी आपके जो पालतू जानवर हैं उनका क्या याद रखना है आपको? वैज्ञानिक नाम। क्या याद करना है? वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले गाय का वैज्ञानिक नाम याद रखना है। गाय हमारी माता है, माता घर की क्या होती है? बॉस। इसको क्या बोलोगे? बॉस इंडिकस। क्या बोलोगे? बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। क्लियर है? दूसरा देखो, भैंस। भैंस का ध्यान देना, भैंस का वैज्ञानिक नाम है ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, लगातार है ना, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, भूलना नहीं है। तीसरा भेड़ का ओविस एरियस। ओविस एरियस। क्या है भेड़ का? ओविस एरियस, भूलना नहीं। चौथा है बकरी। बकरी का कैप्री गार्गस। कैप्री कैप्रा कैप्री गार्गस। क्लियर है ना? कैप्री गाग्रस बोलना चाहिए, गार्गस बोल रहा हूँ। क्या है? गाग्रस। एक बार देख लेना ना, तुम लोग चेक कर लेना नेट से। यहाँ तक क्लियर है? पांचवा देखो, मुर्गी। गैलस 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 गैलस। कभी भी वैज्ञानिक नाम लिखो, नीचे में क्या करना है? अंडरलाइन। ठीक है? क्या लिखना है? अंडरलाइन करना है ना, जरूरी नियम होता है उसका। ठीक है? मैं बहुत सारे नियम का पालन नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी देख लो कि तुम लोगों को। हाँ, ओविस एरियस। ओविस एरियस, इसका बस एक बार चेक कर लेना ना, बकरी का। ठीक है? गाय का बॉस इंडिकस, भैंस का ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, भेड़ का ओविस एरियस, गैलस गैलस, इसका कैप्री गार्गस। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? कभी भी नाम लिखोगे वैज्ञानिक नाम, नीचे में क्या करना है? अंडरलाइन। जब हम लोग हैंड रिटन में लिखते हैं ना, तो अंडरलाइन करना पड़ता है। क्लियर है? तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, कभी भी वैज्ञानिक नाम लिखोगे कोई भी जानवर का या कोई भी पादप का, तो नीचे में क्या करना है? अंडरलाइन। चलो, हो गया क्या ये? आगे बढ़े? चलो देख लेना भाई आगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हमारा टॉपिक है क्या? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? डेयरी फार्म मैनेजमेंट, कि डेयरी फार्म का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। ध्यान समझना, वह स्थान जहां पशुओं का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है, उसको बोलते हैं फार्म। और मान लो दुधारू पशुओं का जहां पास हम लोग पालन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डेयरी फार्म। क्या बोलोगे? डेयरी फार्म। और डेयरी फार्म का किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं? एक प्रॉपर डेयरी फार्म में क्या क्या चीज होना चाहिए? समझ आ रहा है कि नहीं? एक प्रॉपर डेयरी फार्म में आपका क्या क्या चीज होना चाहिए, उसका यदि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है? तो डेयरी फार्म वह स्थान है जहां पास हम लोग क्या करते हैं? पशुओं से दूध की प्राप्ति करते हैं तथा दूध से बने हुए अन्य उत्पादों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? डेयरी फार्म। और यहाँ पास का जो प्रबंधन है, जिसमें हम लोग उसके जितने भी संसाधन है उसके बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब ध्यान से समझना, डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? डेयरी फार्म का यदि हम लोग मैनेजमेंट करेंगे तो पशु स्वस्थ रहेंगे, दूसरा सुरक्षित रहेंगे, हमको जो उत्पाद मिलेगा यानी कि दूध वगैरह है तो उसका सुरक्षा होगा, और चौथा चीज हमारा जो उत्पादन है उसमें क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। तो एक डेयरी फार्म में क्या क्या सुविधा होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एक डेयरी फार्म में क्या क्या होना चाहिए? डेयरी फार्म में क्या सुविधा होनी चाहिए? क्या क्या सुविधा होना चाहिए?
तो सबसे पहला सुविधा रहता है पशुओं का आवास अच्छे से हो, पशुओं का क्या हो, आवास हो। अब ध्यान देना, पशुओं का आवास थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। दो विधि होता है, एक तो होता है हेड टू हेड, हेड टू हेड, और एक तो होता है आपका व्यवस्था टेल टू टेल, टेल टू टेल। मान लो मैं एक डेयरी फार्म का ऐसा शेड बनाया हूँ, क्लियर है ना, शेड है, तो शेड में ध्यान से समझना, ये ऐसा जानवरों के बीच में यहाँ पास खाना रखने के लिए मैंजर है, कोटना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जिसको, मैंजर, क्या बोलते हैं इसको, मैंजर। अब ध्यान से समझना, जैसे एक जानवर इधर बांधा हूँ मैं, ठीक है ना, एक दूसरा जानवर है ये, समझ आ रहा है ना, फिर इधर एक जानवर ऐसे बांधा हूँ। अब यहाँ पास देखो, तो ये जो व्यवस्था है ना, इस तरीके से डेयरी फार्म बनाया हूँ मैं, प्रॉपर एक शेड है ना ये, तो यहाँ पास बीचों बीच क्या है, ये ध्यान दो, मैंजर है, क्या है, मैंजर है। अब यहाँ पास देखो पशुओं का जो निकास है, यानी कि गोबर वगैरह करेंगे या मूत्र वगैरह करेंगे तो उसके लिए नाली है, ठीक है, और वो एक खाद वाले जाएगा जगह में, वैसे इस साइड भी रहेगा, वैसे वो जाएगा, क्लियर है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं हेड टू हेड, क्या बोलते हैं, हेड टू हेड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, हेड टू हेड है, ध्यान समझना, हेड टू हेड व्यवस्था का क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानि होता है। हेड टू हेड है तो लाभ, सबसे पहला लाभ क्या होगा, दूध दोहने में आसानी होगा, दूध दोहन में आसानी होगा, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, क्लियर है। मान लो ऐसे रहता जानवर, ध्यान दो, ऐसे रहता, टेल टू टेल रहता, मतलब एक जानवर है ये, समझ आ रहा है, और ये कौन सा जानवर है तुम्हारा, दूसरा जानवर है, क्लियर है, ये उसका पूंछ वाला भाग है, टेल टू टेल व्यवस्था ये, समझ आ रहा है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पास एक सुविधा तो ये है कि हाँ, दोनों का जो निकास है, यानी मूत्र या फिर क्या करेंगे, तुम्हारा गोबर करेंगे तो एक साथ निकल जाएगा, इसको इधर अलग खाना दो, इसको अलग खाना दो, यहाँ तक क्लियर है। और दूध दोहने के टाइम में दिक्कत जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान देना, दूध दोहन में इसमें आसानी है, लेकिन इसमें पशुओं को श्वास रोग जल्दी से हो सकता है, सामने रहेगा, पशु भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर सकता है, इसमें अधिक काम का जरूरत पड़ेगा। क्यों, इधर को गोबर वगैरह को साफ करना है तो एक वर्कर इधर और इधर साफ करेगा तो और अधिक, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, समझ आ रहा है ना। लेकिन इसमें एक ही बार में साफ सफाई हो जाएगा। तो हर व्यवस्था का अपना लाभ होता है, अपना क्या होता है, दोष होता है। अब तुमको वेटनरी नहीं करना है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा जाएंगे भी नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो पशु का आवास या तो हेड टू हेड हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आपका टेल टू टेल। दूसरा, पशुओं का आवास के बारे में पढ़ लिया। दूसरा, पशुओं के पीने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए भाई, उसको गंदा पानी पिलाना नहीं है, क्लियर है कि नहीं। पशुओं के पीने के लिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ जल। अच्छा, पशुओं को जो भोजन देने का तरीका है ना, भोजन का तरीका क्या होना चाहिए आपका, वैज्ञानिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ में कहानी क्या चलता है, जानवर है पैरा देते रहो, हाँ पैरा देते रहो, कुछ नहीं मिले तो पैरे दे दो, हाँ थोड़ा बहुत आया कांदी लू करके ला दो और दे दो, और कुछ नहीं हुआ तो भूसा लाओ, अमृत नमक डालो सोसाइटी वाला, ठीक है, और दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। आपको याद रखना है, पशुओं का भोजन देने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए। मतलब उसके आहार में ध्यान समझना, दाना भी होना चाहिए और चारा भी होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। एक सूखा चारा भी दे सकते हो उसको, हरा चारा भी दे सकते हो, सूखा चारा भी दे सकते हो और हरा चारा भी दे सकते हो, और उसको दाना भी देना है उसको, क्लियर है कि नहीं। उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, समझ आ रहा है, वसा का, इन सभी का मात्रा क्या होना चाहिए, संतुलित। जैसे दुधारू पशु है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पौष्टिक आहार देना है तुमको, समझ आ रहा है। और जो तुम्हारे ऐसा हीफर है, समझ आ रहा है ना, हीफर है या ऐसा छोटा बछड़ा है, तो उनका बस मैनेजमेंट करके रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, तो भोजन का तरीका कैसे होना चाहिए आपका डेयरी फार्म में, वैज्ञानिक। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, बीमार पशु को रखने के लिए अलग शेड होना चाहिए भाई, बीमार पशु को रखने के लिए अलग शेड होना चाहिए, समझ आ रहा है। छोटे बछड़ों के लिए रखने के लिए अलग शेड होना चाहिए, बछड़ों के लिए अलग शेड होना चाहिए, ठीक है। गाय के लिए अलग होना चाहिए, सांड के लिए अलग शेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसी गाय जो गर्भवती है उनके लिए अलग शेड होना चाहिए। जिनका ऐसा है गर्भकाल पूरा हो चुका है, 5 से 10 दिन में वो बच्चा पैदा करने वाला है, तो उनके लिए प्रसव कक्ष होना चाहिए अलग से डेयरी फार्म में, समझ आ रहा है। तो डेयरी फार्म में इस तरीके से अलग अलग तरीका का क्या होना चाहिए, आपका कक्ष होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, तुम डेयरी फार्म खोल लिए लेकिन अच्छा नस्ल का पशु नहीं लाया, कोई मतलब है क्या, नहीं। तो अच्छी नस्ल का क्या करना है, तुमको चयन करना है। क्या करना है, चयन, ठीक है। मेनली आपके ध्यान से समझना, इंडिया में यदि देसी गाय पालन कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा लोग चयन करते हैं किस नस्ल का, गिर नस्ल का। किसका करते हैं, गिर नस्ल। गुजरात के गिर जंगल में है, ठीक है। तो वहाँ का जो नस्ल मेन ब्रीड है उसका नाम है क्या आपका, गिर नस्ल। यहाँ तक क्लियर है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका ज़्यादा रहता है,
हर प्रकार की परिस्थिति में आसानी से रह सकता है। क्लियर है ना, इस कारण इसको ज़्यादा लाते हैं, किसको, गिर नस्ल को। दूसरा होता है आपका कौन सा नस्ल को पालन करते हैं, फिर साहीवाल। किसका करते हैं, साहीवाल। अच्छा, अपने जो छत्तीसगढ़ में है जो नस्ल, देसी नस्ल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोसली नस्ल। क्या बोलते हैं, कोसली नस्ल। अनडिस्क्राइब्ड है वो। क्लियर है ना, कोई एक प्रॉपर नस्ल वो नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो डेयरी फार्म में क्या क्या सुविधा होना चाहिए, किस तरीके से डेयरी फार्म को हमको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। अब हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, नस्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नस्ल या ब्रीड किसे कहते हैं। एक ही जाति में, ध्यान समझना, एक ही जाति में उपस्थित जो जीव है उसमें यदि विभिन्नता पाया जा रहा है अनुवांशिक रूप से, ठीक है, तो उससे जो अलग अलग, ध्यान समझना, उससे जो अलग अलग तुम्हारा एक ही जाति के जो जीव हैं उनको क्या बोलेंगे, अलग अलग नस्ल के जीव। जैसे कुत्तों का बहुत सारा नस्ल होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, पामेलियन डॉग होता है, फिर ये आपका क्या बोलते हैं जी, जर्मन शेफर्ड होता है, पिटबुल होता है, समझ आ रहा है ना, जैसे गांव का देसी कुत्ता है वो भी है, समझ आ रहा है। तो अलग अलग वो क्या है, नस्ल है, जाति एक ही है, डॉग ही है ना। तो सेम टू सेम ऐसा ही समझना, गाय है, ठीक है, तो गाय का अलग अलग नस्ल देखेंगे। किस किस आधार पर देख सकते हैं नस्ल, ध्यान से देखो, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर। सबसे पहले तो नस्ल देखेंगे किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। सबसे पहले तो ध्यान दो, उपयोगिता के आधार पर सबसे पहला है दुधारू नस्ल। ऐसा गाय जो केवल और केवल किसके लिए उपयोगी है, दूध देने के लिए। किसके लिए, दूध देने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, दुधारू नस्ल। जिसमें कौन कौन सा आएगा, देखो नाम लिख लेना, साहीवाल, गिर है, सिंधी है, गिर हो गया, ठीक है, साहीवाल हो गया, गिर हो गया, सिंधी हो गया, देओनी, देओनी, DEONI, देओनी। क्लियर है ना, ये तीन नस्ल है जो कि क्या है, प्रॉपर आपका दुधारू नस्ल है। मेनली इसको पाला जाता है किसके लिए, दूध उत्पादन के लिए। किसके लिए पाला जाता है, दूध उत्पादन के लिए। दूसरा होता है आपका भारवाही नस्ल, मतलब जो भार को वहन कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, भारवाही नस्ल है, मतलब जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, बैलगाड़ी वगैरह में, बेलन चलाने के लिए, बियासी के लिए, समझ आ रहा है ना, इस टाइप का काम के लिए करते हैं। तो भारवाही नस्ल में ध्यान देना कौन कौन सा है, अमृत महल, अमृत महल, क्या नाम है, अमृत महल, हेलिकर, हेलिकर हो गया, नागौरी और खिलारी। क्या है, खिलारी। ये है आपका कौन सा नस्ल, भारवाही नस्ल, जो मेनली किसका काम करता है, भार वहन करने का। किसका काम करता है, भार वहन करने का। क्लियर है कि नहीं, ब्रीड याद रखना ना, उदाहरण। तीसरा देखो, द्विकाजी नस्ल, मतलब ऐसे ब्रीड जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, दूध उत्पादन के लिए भी और भार वहन के लिए भी। क्लियर है कि नहीं, बैलगाड़ी चलाने के लिए भी कर सकते हैं और दूध उत्पादन के लिए भी जिसका पालन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, द्विकाजी नस्ल। कौन कौन सा है, हरियाणा, राज्य का नाम नहीं, उस राज्य का ब्रीड है, इस कारण क्या लिखा है, हरियाणा। दूसरा है थारपारकर, सबसे फेमस है थारपारकर, क्या है, थारपारकर। तीसरा है कांकरेज, कांकरेज, और चौथा है आपका अंगोल, क्या है, अंगोल। ठीक है, ये द्विकाजी नस्ल का है। कांकरेज, इसको देखे होगे तुम लोग, कांकरेज के बारे में बोला जाता था, कृष्ण भगवान इसका पालन किए थे। एकदम बैल जैसा रहता है, बड़ा बड़ा सींग रहता है, ठीक है, और दूध उत्पादन भी करता है। ठीक है, कौन सा है, द्विकाजी नस्ल में। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कृष्ण भगवान के पास गिर नस्ल का था गाय, और कौन सा तो तुम्हारा कांकरेज नस्ल का। क्लियर है, पढ़ोगे तो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार का नस्ल हो गया, 3 प्रकार का गाय का। सबसे पहला दुधारू नस्ल, दूसरा भारवाही, और तीसरा क्या हो गया, द्विकाजी नस्ल। क्या हो गया, द्विकाजी नस्ल। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर गाय जो रहता है 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका, कैसे लिखे, यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ मैं, ठीक है, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पास एक लिख रहा हूँ, देसी गाय होता है एक, इंडिजीनियस ब्रीड बोलते हैं जिसको, इंडिया में जिसका उत्पत्ति हुआ है, अपने देश को छोड़कर बाकी सभी देश क्या है, विदेशी है। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। तो एक तो होगा देसी गाय, एक होगा आपका विदेशी गाय या विदेशी नस्ल, एक होगा आपका देसी नस्ल का गाय, दूसरा होगा क्या, विदेशी नस्ल का गाय, और तीसरा है आपका क्या, संकर नस्ल, यानी कि दोनों का कॉम्बो, संकर नस्ल। क्या होगा, संकर नस्ल।
यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले ध्यान समझना, ऐसे गाय, ध्यान समझना, ऐसा गाय जिसका उत्पत्ति भारत ही है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? देसी गाय। क्या बोलेंगे? देसी गाय। जिसमें आपका है सबसे पहले तो गीर है, दूसरा है आपका साहीवाल। क्या है? साहीवाल। ये गीर है और ये क्या है? साहीवाल। एक है कांकरेज, उसका फोटो नहीं लगाया मैं, ठीक है, उसके बारे में देना नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है, ठीक है। 2 ही गाय का याद रखो। दूसरा है आपका क्या? विदेशी नस्ल का गाय, जिसमें पहला है होल्स्टीन फ्रीजियन HF, दूसरा है आपका जर्सी। क्या है? जर्सी, ठीक है। टोटल कितना पढ़ना है हम लोग को? 4 नस्ल। उसके बाद संकर नस्ल में आपको पढ़ना है करन स्विस और पढ़ना है ब्राउन स्विस। क्या पढ़ना है? ब्राउन स्विस, करन स्विस और ब्राउन स्विस। क्लियर है? 2 ठोक आपका क्या पढ़ना है? संकर नस्ल। एक सुनंदिनी, ठीक है, क्या है? सुनंदिनी, उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? देसी नस्ल का गाय। और देसी नस्ल के गाय में सबसे पहला गाय है आपका क्या? गिर गाय। किसके बारे में? गिर। ये जो गुजरात, ध्यान से समझना, ये जो गाय है गिर नस्ल का गाय है, गुजरात के गिर जंगल के क्षेत्र में पाया गया है। इस कारण इसका जो उत्पत्ति स्थल है क्या है? गुजरात के गिर जंगल। इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका गिर गाय। क्या बोलते हैं? गिर गाय। इसका ध्यान से देखो, विशेषता देखो। सबसे पहले तो इसका जो कान होता है वो अपेक्षाकृत अधिक लंबा होता है। सबसे पहला विशेषता है इसका जो कान रहता है अपेक्षाकृत लंबा रहता है। जैसे बछड़े को भी देखोगे ना तो उसका कान क्या रहेगा? लंबा रहता है, तो आसानी से पहचान लेते हैं कि हाँ ये गिर नस्ल का गाय है, ठीक है। दूसरा, इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या रहता है? बहुत ही ज़्यादा रहता है। प्रतिदिन 12 लीटर से भी अधिक दूध देता है, प्रतिदिन 12 लीटर से भी अधिक दूध दे सकता है। क्लियर है? कौन सा गाय है आपका? गिर गाय। गिर गाय के बारे में ये किंवदंती भी है, यानी कि लोगों में एक ऐसा मान्यता भी है कि इसका जो दूध रहता है उसमें थोड़ा बहुत अंश रहता है सोने का, स्वर्ण का, ऐसा माना जाता है। किसमें? गिर गाय में, ठीक है। वैज्ञानिक तौर पर भी माना जाता है, कई गायों में ऐसा शोध किया गया है, ऐसा माना जाता है भाई, ठीक है एकदम। लेकिन प्रॉपर तरीके से आप इसके बारे में डिटेल तुम लोग अध्ययन करोगे जब एनिमल हस्बेंड्री का प्रॉपर टॉपिक ले लोगे, BVSC पढ़ोगे, ठीक है, या DH करोगे तब। चलो आगे बढ़े क्या? ठीक है, तो गिर गाय का सबसे पहला विशेषता ये याद रखना, जो माथा रहता है, ध्यान देना ना, इसका माथा थोड़ा सा सकरा रहता है, सिंग हल्का सा छोटा और कान अपेक्षाकृत अधिक लंबे, कान अपेक्षाकृत अधिक लंबे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और प्रतिदिन ये 12 लीटर से अधिक दूध दे सकता है। अपने अच्छे प्रतिरोधक क्षमता के कारण जाना जाता है। इस कारण भारत के किसी भी हिस्से में ले जाओ इसको, इसका पालन आसानी से कर सकते हो। दूसरा गाय है आपका कौन सा गाय? साहीवाल गाय। कौन सा गाय है? साहीवाल। ये जो साहीवाल जिला, ध्यान समझना, पाकिस्तान में एक जिला है क्या? साहीवाल, वहाँ का उत्पत्ति है ये नस्ल। इस कारण इसका नाम क्या है? साहीवाल। गहरा लाल रंग और भूरा रंग का होता है, ढीला चमड़ी होता है इसका, इस कारण इसका एक और नाम है लोला, ठीक है। क्या नाम है? लोला, ठीक है, एकदम फनी टाइप का नाम लग रहा है। इसका जो स्किन रहता है बहुत ही ज़्यादा, क्या हो गया जी, ठीक है, एकदम अजीब अजीब नाम है बोला, ठीक है, अभी शुरुआत हो रहा है, ध्यान दो। तो इसका जो स्किन रहता है बहुत ही, चमड़ी जो रहता है बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है? ढीला ढाला रहता है। इसके आधार पर इसका एक और नाम है। उसके बाद ध्यान देना, इसका जो सिर रहता है वो अपेक्षाकृत क्या रहता है? छोटा रहता है, लेकिन माथा जो है वो क्या रहता है? चौड़ा रहता है। माथा क्या रहता है? चौड़ा। ध्यान दो, सिर छोटा लेकिन माथा कैसा रहता है? चौड़ा, ठीक है। तो इस आधार पर इसको क्या किया जाता है? आपका पहचान किया जाता है। इसका जो दूध उत्पादन क्षमता है प्रतिदिन कितना है? 10 से 18 लीटर, 10 से 18 लीटर तक। क्लियर है? और ये कितना है? 12 लीटर। कितना है? 12 लीटर। कोई दिक्कत? बड़ा मुस्कुरा रहे हो, यानी कि इन फ्यूचर तुम लोगों को भी पशुपालन करना है। कैसे पार्थ? हाँ, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, घर क्यों जाएगा यार। चलो आगे बढ़े क्या? तो एक हो गया आपका कौन सा नस्ल? गिर नस्ल। अरे सरकार सब्सिडी भी देता है ना इसके बारे में, ठीक है। एक तो हो गया गिर नस्ल, दूसरा क्या और सब नस्ल पढ़ लिए? साहीवाल नस्ल। गिर नस्ल का जो गाय है, ध्यान समझना, गिर नस्ल का गाय है उसका कान क्या होता है? लंबा। साहीवाल गाय का जो स्किन रहता है वो क्या रहता है? पतला, पतला रहता है। और सिर क्या होता है इसका? छोटा, लेकिन माथा क्या होता है? चौड़ा। क्लियर है ना? और एक खास बात, सिंग नहीं होता, ठीक है, सिंग नहीं होता है। उसके बाद देखो विदेशी नस्ल का गाय, सबसे पहले पढ़ेंगे हॉलस्टीन फ्रीजियन के बारे में, HF, ठीक है। कैसे रहता है HF गाय? बहुत कम देखने को मिलेगा, इसको आसानी से रोग लग सकता है, यानी कि इसका विशेष रख रखाव रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये वाला जो गाय विदेशी नस्ल का गाय है HF होल्स्टीन फ्रीजियन, क्या नाम है इसका? होल्स्टीन फ्रीजियन। लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड बोलते हैं इसको, लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड है, मतलब सबसे ज्यादा भारी रहता है। क्या रहता है? सबसे ज्यादा भारी रहता है।
सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भी यही करता है ना, यानी एक ब्यात में 6000 से 7000 लीटर तक दूध देता है। एक ब्यात में मतलब एक बार जब बच्चा जन्म किया वो, तो अगले कितना 6 महीना तक यदि वो दूध उत्पादन करेगा तो कितना लीटर, 6000 से लेकर के 6000 से लेकर के 7000 लीटर तक। कितना, 6000 से 7000, 60000 से 70000 नहीं भाई, 6000 से कितना 7000। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। दूसरा देखो, नेक्स्ट देखो आपका जर्सी। अच्छा, इसका ये है HF जो रहता है एसिज कलर में रहेगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक का स्पॉट रहता है, ब्लैक कलर का, व्हाइट के ऊपर क्या रहता है, स्पॉट रहता है, पैचेस रहता है। क्लियर है ना, चितकबरा टाइप का, रोन कलर बोल दो। अरे नेक्स्ट देखो जर्सी काऊ। जर्सी काऊ के बारे में एक विशेषता, इसका कुबड़ नहीं होता। पहला चीज देखो, देसी और विदेशी गाय में सबसे पहला अंतर ये रहता है कि देसी गाय जो रहता है ना उसका ऐसा कुबड़ निकला रहता है, ऐसे, समझ आ रहा है, इस तरीके से, ये देखो हल्का से। लेकिन जो विदेशी गाय रहता है इसमें कुबड़ नहीं होता, एकदम फ्लैट होता है, ये देखो, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखना, ये जो जर्सी गाय है, ठीक है, यूके द्वीप का, हंसाओ मत तुम लोग मेरे को, ठीक है, यूके द्वीप का, सॉरी यूके द्वीप बोल रहा हूँ, यूके का जर्सी द्वीप का उत्पत्ति है, ठीक है, तो उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये आसानी से भारत में कोई भी स्थान पर अनुकूलित हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ध्यान देना ना। अच्छा, ये जो जर्सी गाय है ना, इसी का उपयोग सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं किसमें, एनिमल ब्रीडिंग में। किसमें उपयोग करते हैं इसका, एनिमल ब्रीडिंग में। जब ग्रेडिंग अप वाला कहानी बताया था ना तुम लोगों को एक दिन, जैसे कि ध्यान से समझना, कोई गाय है आपका, देसी गाय है, उस देसी गाय को अच्छी नस्ल वाले गाय में हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जर्सी गाय के साथ उसका क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस। तो पहला पीढ़ी, फिर दूसरा पीढ़ी, फिर तीसरा पीढ़ी, फिर चौथा पीढ़ी, फिर पांचवा पीढ़ी। पांचवा पीढ़ी तक वो जो गाय रहेगा देसी नस्ल का, वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके जर्सी नस्ल के गाय में। ठीक है, पूछूंगा बेटा मैं तुम लोगों को एकदम, हाँ पढ़ लिए हैं, अच्छा याद हो रहा है, ऐसे बोलो। नेक्स्ट देखो संकर नस्ल। कौन सा नस्ल के बारे में पढ़ेंगे, संकर नस्ल। संकर नस्ल में क्या होता है, देसी नस्ल का गाय, देसी नस्ल का गाय, देसी नस्ल की गाय और विदेशी नस्ल का जो सांड है, ठीक है ना, उनके मध्य में क्या हुआ, क्रॉस। तो क्रॉस से जो संतति आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकर नस्ल। क्या बोलते हैं, संकर नस्ल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हैं, संकर नस्ल। और संकर नस्ल में कुछ कुछ उदाहरण याद रखना है मेनली, ठीक है। संकर नस्ल में सबसे पहले उदाहरण याद रखना है आपको किसका, करण स्विस का। सबसे पहले है क्या, करण स्विस, ठीक है। किसका किसका क्रॉस है ये, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस और कौन सा गाय, साहीवाल। कौन सा, साहीवाल। तो जो दोनों का संतति रहेगा उसका नाम है क्या आपका, करण स्विस। क्या नाम है, करण स्विस। क्लियर है कि नहीं। एक ब्यात में ये 3200 लीटर तक दूध देता है जी। कितना, 3200 लीटर तक दूध देगा। कौन सा, करण स्विस। कौन देता है, करण स्विस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, भारतीय जलवायु को आसानी से सहन कर सकता है, भारतीय जलवायु को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है। ऐसा क्रॉस किसने करवाया था, NDRI करनाल। NDRI का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भूलना नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल। करनाल का है, हरियाणा इंस्टीट्यूट, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लिए तुम लोग, करण स्विस। किसके बारे में पढ़े, करण स्विस। ये है आपका करण स्विस। क्लियर है, ठीक है। ब्राउन स्विस और साहीवाल, किससे, ब्राउन स्विस और साहीवाल दोनों के क्रॉस से बना है ये आपका, ठीक है, क्या, करण स्विस। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखे क्या, ठीक है। दूसरा देखो जरसिंध। नेक्स्ट है आपका कौन सा, जरसिंध। सिंधी नस्ल का गाय और जर्सी नस्ल का सांड, ठीक है। ध्यान समझना, कौन सा बोला हूं मैं, जरसिंध, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। एक तो सिंधी नस्ल का गाय होगा, सिंधी नस्ल की क्या है, गाय, ठीक है। और जर्सी नस्ल का क्या है, सांड, का सांड। इनके क्रॉस से, इनके क्रॉस से, ठीक है ना, जो संकर नस्ल हमारा पैदा हुआ है उसका नाम क्या है आपका, जरसिंध। 3500 से 4000 लीटर दूध, ठीक है। और पर ब्यात ना, एक बार जो बच्चा हुआ ना, पहला ब्यात, फिर दूसरा ब्यात, तीसरा ब्यात, धीरे धीरे हर ब्यात के बाद क्या होता है, यानी कि पहला बच्चा हुआ ज़्यादा दूध, फिर दूसरा में थोड़ा सा कम, तीसरा में और कम,
तो पहला ब्यात, फिर दूसरा ब्यात, फिर तीसरा ब्यात। ब्यात मतलब समझ गए ना, ये होता है ब्यात मतलब जन्म देना। क्या देना? जन्म देना। वैसे ही देखो, एक दो हो गया, एक तो हो गया क्या, कौन सा पढ़े? सबसे पहले क्या पढ़े? ब्राउन स्विस। दूसरा क्या पढ़ लिए? जर सिंध, संकर नस्ल में। तीसरा देखो करण फ्राई, करण फ्राई, जीरा फ्राई वैसी करण फ्राई बोलो, ठीक है। चलो ध्यान दो, करण फ्राई। करण फ्राई किसका किसका नस्ल है? ध्यान देना, HF और थारपारकर, थारपारकर, HF, ध्यान देना। HF नस्ल का, ध्यान से समझना, HF नस्ल का क्या है? सांड है। HF नस्ल याद आ गया ना, ब्लैक स्पॉट वाला, ठीक है, उसका सांड। और थारपारकर क्या है? आपकी गाय, ठीक है ना। इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो जो उत्पत्ति होता है उसका नाम क्या है आपका नस्ल का? करण फ्राई। क्या है? करण फ्राई। चूंकि लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड के साथ हो रहा है तो इसका जो बच्चा होगा वो भी सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये जो रहता है 3 गुना अधिक मात्रा में दूध देता है जी। HF जी, HF ये वाला, ये इस नस्ल का क्या? सांड। और थारपारकर क्या है? गाय, ठीक है। तो ये जो थारपारकर मान लो 100 लीटर दूध दे रही थी तो उसका 3 गुना हो जाएगा। कितना लीटर देने लग जाएगी? 300 लीटर। समझ आ रहा है ना? 3 गुना तक अधिक दूध का उत्पादन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? एक ब्यात में 3600 लीटर दूध देता है। कितना? 3600 लीटर। क्लियर है? कितना? 3600 लीटर। मतलब एक बार बच्चा होगा तो 1 लीटर का रेट देख लो, 80 रुपया। अच्छा नस्ल है ना, तो 80 रुपये तक जाता है। अब 36 से गुणित 80 करो, 8 छका 32, 8 छका 8 छका, ठीक। उसके बाद 4, 8 तिया 24, 24 4 28, 2,88,000। 88,000 उसके खान पान में देख लो, 2 लाख कमा लिए एक बच्चे से उसके दूध बेचकर ही, ठीक है। एक हिसाब में थोड़ा बहुत ऐसा देख लेते हैं कैलकुलेशन, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है भाई, इसका वास्तविकता के साथ कोई लेन देन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो कितना ध्यान देना, कितना नस्ल पढ़ लिए? क्या हुआ? कितने रुपए में उगाया आएगा? पहले पता करना तू जा करके भाई, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। यानी दोनों का पशुपालन में अब इंटरेस्ट हो रहा है। बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई बोल रहे हो क्या? याद रखना, इसके लिए भी पहले पढ़ने पड़ेगा, ठीक है, वरना पूरा फॉर्म को डुबा दोगे, लॉस में ले जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो देखो उसके बाद ध्यान देना, ये हो गया कि नहीं? क्लियर है कहानी? तो कितना नस्ल पढ़ लिए? बरन सॉरी ध्यान देना, ठीक है। कितना नस्ल पढ़ लिए हम लोग? सबसे पहले ब्राउन स्विस पढ़े, दूसरा क्या पढ़े? जरसिंध पढ़े, और तीसरा क्या पढ़ लिए? करण फ्राई पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? करण फ्राई। अच्छा, एक ध्यान देना, एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। याद रखना क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? ध्यान से देखो, ये जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग प्लस डेयरी डेवलपमेंट, इसके द्वारा चलाया जा रहा है। मतलब ध्यान से समझना, बोवाइन ब्रीडिंग, बोवाइन में आपका भैंस भी आता है और क्या आता है आपका? गाय, ठीक है। तो दोनों के ब्रीडिंग के लिए और उसके डेयरी के डेवलपमेंट के लिए जो योजना चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है आपका? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं? जो भारतीय गौ पशु हैं, भारतीय गौ पशु हैं, जैसे कि आपका कौन कौन सा बोला हूँ मैं? भारतीय गौ पशु, गिर था, साहीवाल था, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान से समझना, वैज्ञानिक रूप से क्या कर रहे हैं? संरक्षित कर रहे हैं और संवर्धित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं और संवर्धित कर रहे हैं। ये याद रखना है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है ना। देसी नस्ल का जो मजबूत कद काठी का जितना भी आपका जानवर है, जितना भी आपका गाय है या आपका भैंस है, उनका क्या कर रहे हैं? संरक्षण करना। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्लियर है? भूलना नहीं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, कितना करोड़ खर्चा किया गया इसके ऊपर? 550 करोड़, 550 करोड़ रुपया। यहाँ तक क्लियर है?
आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखना है आपको देसी और विदेशी नस्ल के गाय में क्या अंतर होता है। नोट्स में आपका है, उसको पढ़ लेना। मैं बोला था देसी नस्ल का जो गाय रहता है उसके पीठ में क्या रहता है, कुबड़ रहता है, ठीक है, लेकिन विदेशी नस्ल के गाय में कुबड़ नहीं होता है। देसी नस्ल के गाय का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होता है, विदेशी नस्ल का कम होता है। देसी नस्ल के गाय जो रहता है उसमें वसा का परसेंटेज थोड़ा सा कम रहता है, विदेशी नस्ल के गाय में वसा का परसेंटेज ज्यादा रहता है। क्लियर है ना। अच्छा, देसी नस्ल का जो गाय रहता है उसका जो ऊंचाई रहता है अधिक और लंबाई रहता है कम, लेकिन विदेशी नस्ल के गाय का ऊंचाई क्या रहता है आपका, अधिक, और लंबाई क्या होता है, सॉरी ऊंचाई क्या होता है, कम, और लंबाई क्या होता है, अधिक। क्लियर है ना, तभी तो ऐसा फ्लैट रहता है ना। अच्छा, भार में अपेक्षाकृत हल्का होता है आपका देसी गाय, और जो विदेशी गाय होता है वो थोड़ा सा क्या रहता है, हैवी रहता है। एचएफ देखे, हैवी, लार्जेस्ट ब्रीड देखे थे। तो इस तरीके से आपको देसी और विदेशी नस्ल के गाय में क्या कर लेना है, अंतर। ठीक है, भूलना नहीं, कितना अंतर याद होना चाहिए, कम से कम 5 से कम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके नस्ल के बारे में, आप भैंस के प्रमुख नस्ल के बारे में। सबसे पहला नस्ल है, ठीक है, मुर्रा। कौन सा नस्ल है, मुर्रा। हरियाणा में पाया जाता है मेनली, हरियाणा का रोहतक जिला है, हिसार जिला है, ठीक है ना, सिंध क्षेत्र में पाया जाता है। इसका और नाम क्या है मुर्रा का, दिल्ही भी बोलते हैं इसको, कुंडी भी बोलते हैं, दिल्ही बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं, और काली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काली। इसका जो कलर रहता है जेट ब्लैक रहता है। कैसा कलर रहता है, जेट ब्लैक, ठीक है ना, जेट ब्लैक रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसका पूंछ और माथे में, ठीक है, इसका जो पूंछ है और कौन सा, इसका माथा में, यहाँ पास हल्का सा व्हाइट मार्किंग रहता है। पूंछ और माथे में क्या रहता है, हल्का सा व्हाइट मार्किंग रहता है। इस ब्रीड का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि इसका जो सींग रहेगा ना वो ऐसा घुमा रहता है, ऐसा इस टाइप से। क्लियर है ना, छोटा सा ऐसा सींग है तो ऐसा क्या है, वो ऐसा घुमा हुआ है। क्लियर है। तो ये कौन सा नस्ल है आपका, मुर्रा नस्ल। कौन सा नस्ल है, मुर्रा नस्ल। भूलना नहीं भाई, कौन सा नस्ल है, मुर्रा। मुर्रा नस्ल का एक भैंसा था युवराज नाम से, उसका सबसे ज्यादा रेट था। समझ आ रहा है ना, देखें कई करोड़ों में बिका था, 9 करोड़ या 10 करोड़ उसका बोली लगा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मुर्रा नस्ल जो रहता है सिंह करवड़ होता है, बोला हूं मैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ध्यान देना, प्रति ब्याज दूध उत्पादन क्षमता कितना रहता है, 1500 से 2500 लीटर। कितना बोला हूं मैं, 1500 से कितना, 2500 लीटर प्रति ब्याज, एक बार जब बच्चा जन्म देगा तब। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नस्ल है आपका सुरती। कौन सा नस्ल है, सुरती। सुरती नस्ल को दक्कन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, गुजराती। इसको क्या बोलते हैं, दक्कन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, गुजराती। चमड़ी का जो रंग रहता है रस्टी ब्राउन से सिल्वर ग्रे, रस्टी ब्राउन से कैसा रहता है, सिल्वर ग्रे कलर तक। समझ रहे हो ना, थोड़ा सिल्वर कलर टाइप का दिखता है ना, ऐसा वाला सिल्वर ग्रे कलर का रहता है, एकदम ब्लैक नहीं रहता। क्लियर है। अच्छा, दूसरा इसको सींग से हम लोग पहचानते हैं। इसका जो सींग रहता है वो हंसिया आकार रहता है, इस टाइप से ऐसे। समझ आ रहा है, एकदम देखे होगे तुम लोग, भैंस एकदम बड़ा बड़ा सींग वाला रहता है। समझ आ रहा है ना, तो हंसिया आकार रहता है इसका, क्या, सींग। क्लियर है, हंसिया आकार रहता है, लंबा रहता है और चपटा रहता है। इसका जो ध्यान देना दूध उत्पादन क्षमता है वो कितना है, 1000 से कितना, 1300 लीटर प्रति ब्याज। यानी कि सबसे ज्यादा किसका है देखो तो अभी तक यहाँ पास किसका है, मुर्रा का, 1500 से 2500। उसके बाद ये देखो कितना है, 1000 से 1300, कम हो गया ना। क्लियर है ना, तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन कर रहा है, मुर्रा। उसके बाद कौन है आपका, सुरती। कौन सा है, सुरती। उसके बाद देखो जफाराबादी, ठीक है, कौन सा है आपका, जफाराबादी। ये लार्जेस्ट ब्रीड है भैंस का, जैसे एचएफ था ना उसमें बहुत ज्यादा भारी, वैसे ही लार्जेस्ट ब्रीड होता है आपका जफाराबादी। कौन होता है, जफाराबादी। यहाँ तक क्लियर है ना। गिर के जंगल में, कच्छ में, जामनगर में यहाँ पाया जाता है। इसका उपयोग हम लोग मेनली भार वहन में करते हैं, यानी कि एक प्रकार से द्विकाजी नस्ल है ना, भार वहन में इसका उपयोग करते हैं, प्लस दूध उत्पादन में भी इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है, दूध उत्पादन में भी और भार के वहन करने में भी। जफाराबादी जो रहता है बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। ठीक है, इसका तुम लोगों को वीडियो दिखाऊंगा बाद में। यहाँ तक क्लियर है, लार्जेस्ट ब्रीड माना जाता है किसका, भैंस का। इसको यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, प्रति ब्याज क्षमता रहता है 1000 से लेकर के कितना, 1200 लीटर। ठीक है, 1000 से कितना, 1200। सबसे ज़्यादा किसका है, मुर्रा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका, ये जफाराबादी। उसके बाद कौन है आपका, सुरती। कौन है, सुरती। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क वाला कहानी है। उसके अलावा और बहुत सारा है, भदावरी नाम है। ठीक है, भदावरी नाम का भैंस का ब्रीड होता है। वैसे ही नीली रावी होता है,
नीली नीली करके गाना याद रखना, नीली रावी, क्या है, नीली रावी। वैसे होता है एक भैंस का ब्रीड महसाना, क्या होता है, महसाना। वैसे एक होता है टोडा, क्या होता है, टोडा। तो बहुत सारा ब्रीड है, ठीक है, इसके बारे में देख लेना। तो मेनली आज हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ लें कि डेयरी फार्म का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। गाय का नस्ल कितने प्रकार से देखे हैं, एक तो उपयोगिता के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक तो नॉर्मली दुधारू, दूसरा क्या है भारवहन, और तीसरा क्या है द्विकाजी। उसके बाद कौन सा देखे, देसी, विदेशी और संकर नस्ल। देसी नस्ल हम मेनली किसके बारे में पढ़े हैं, गिर और साहिवाल। उसके बाद विदेशी नस्ल हम किसके बारे में पढ़े हैं हम लोग, मेनली HF के बारे में और जर्सी के बारे में। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, संकर नस्ल। संकर नस्ल में ब्राउन स्विस, करन स्विस, जर्स सिंध। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रीड ऑफ बफेलो। ब्रीड ऑफ बफेलो में सबसे पहले कौन सा नस्ल पढ़े, मुर्रा। उसके बाद सुरती, और उसके बाद कौन सा पढ़े, जफाराबादी। क्लियर है नहीं, विथ डायग्राम आप लोगों को बता दिया कौन कौन सा नस्ल है। सबके बारे में ज़्यादा नहीं, उसका पहचान क्या होता है ये बस जानना है, ठीक है। कई बार ऐसा आ जाता है द्विकाजी नस्ल का नाम लिखिए, देसी नस्ल के गाय का नाम लिखिए। सबसे ज़्यादा MP क्या हो सकता है, देसी और विदेशी गाय में क्या अंतर होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल इसी चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा MP पार्ट है इसका, एनिमल ब्रीडिंग में, ठीक है, गाय और भैंस वाला, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग। क्या पढ़ेंगे, एनिमल ब्रीडिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आउट ब्रीडिंग क्या होता है, इन ब्रीडिंग क्या होता है। आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है, कृत्रिम प्रजनन के तहत। और एक होता है आपका नेचुरल ब्रीडिंग। फिर उसके बाद उसका प्रकार पढ़ेंगे और किस किस तरीके से ब्रीडिंग का टाइप हो सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।